नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मैलिसियस प्रोसिक्यूशन, दोषपूर्ण अभियोजन। ठीक है, दोषपूर्ण अभियोजन से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये सीआरपीसी में गवर्न है, लेकिन इसका जो रेमेडी है वो टॉर्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि मैलिसियस प्रोसिक्यूशन यानी दोषपूर्ण अभियोजन क्या होता है। तो फ्रेंड, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये ए है और ये बी है। ठीक, ए ने बी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया। क्या कि बी ने ए का एक महंगा फोन, मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। ठीक है, अब ये कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जाता है। कंप्लेंट सेक्शन 200 में सीआरपीसी फाइल होता है। ठीक, वहाँ पर ए ने ओथ पे कंप्लेंट फाइल की। ठीक, मजिस्ट्रेट ने ए की बात को सुना, कॉग्निजेंस लिया और 204 में बी के खिलाफ इशू प्रोसेस कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि अभियोजन या प्रोसिक्यूशन तब स्टार्ट होता है जब मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 को कंप्लेंट को देखते हुए और सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेते ही इशू प्रोसेस कर दे 204 में। याद रखिएगा, कॉग्निजेंस 190 में, इशू प्रोसेस 204 में। ठीक है, जब इशू प्रोसेस हो जाएगा तभी हम उसे कॉग्निजेंस कहते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट हैज अप्लाइड हिज ओन माइंड, ये कहा जाएगा। कोई स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम अभियोजन कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें दो संभावना है। या तो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट पहले पढ़े, उसको समझे, उन्हें लगा कि जैसे कोई मुकदमा है ही नहीं, तो 203 में वो डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गया है तो याद रखिएगा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभियोजन नहीं हुआ है। अभियोजन तभी होगा जब कॉग्निजेंस ले सेक्शन 190 में और 204 में इशू प्रोसेस होगा, तभी हम अभियोजन कहेंगे। ठीक है, तभी वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहलाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ए ने बी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया कि बी ने जो है वो ए की एक महंगी मोबाइल फोन चुरा लिया है। ठीक, और मजिस्ट्रेट साहब ने ए की बात को माना, कुछ एविडेंसेस जो इसने ए ने दिया उस पर रिलाय करते हुए इशू प्रोसेस कर दिया बी के खिलाफ। ठीक, बी को बुलाया गया और जो है ट्रायल स्टार्ट हो गया। ठीक, समन किया गया और ए और बी के बीच में ट्रायल स्टार्ट हो गया। ठीक, ट्रायल फुल फ्लेज चला। ट्रायल चलने के बाद फाइनली क्या हुआ कि सारे क्लोज सर्किट कैमरास, सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद और सारे एविडेंसेस लेने के बाद ए और बी का दोनों का फाइनली जो है मजिस्ट्रेट साहब ने ये पाया कि बी जो है ए का मोबाइल का चोरी का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में जब ये ट्रायल चल रहा था तो उसी दौरान पुलिस को एक थर्ड पर्सन सी मिल गया, जो कि ए के घर अधिकतर आता जाता था और उसने मोबाइल चोरी की थी, बी ने नहीं की थी। ठीक है, यानी कि परिणाम क्या हुआ, ए और बी के बीच में जो प्रोसिक्यूशन या अभियोजन चल रहा था उसमें बी जो है अक्विट हो गया। ठीक, अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस है तो ये बी कह सकता है कि बी जो है यानी ए ने बी के खिलाफ एक दोषपूर्ण अभियोजन संस्थापित किया है या इंस्टीट्यूट किया हुआ है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया हुआ है। ठीक है, ठीक, अब बी के पास ये राइट है कि इसमें आप समझ लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल केस जब चलता है तो वो इतनी जल्दी फैसला नहीं आता, सालों लग जाता है। ए के बी के बीच में मान लीजिए कि 1 साल का समय लग गया। ठीक, 1 ईयर लगा पूरा डिसाइड होने में। जब ए ने कंप्लेंट फाइल किया और बी को फाइनली अक्विटल मिला, तब तक 1 साल का समय निकल गया। ठीक है, तो अब बी जो है 1 साल तक परेशान रहा। तो अब ये इसके पास एक पक्ष है कि बी अपने फेवर में एक वाद लाए
जिसको कहते हैं क्षतिपूर्तिवाद यानी सूट फॉर डैमेजेस, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होगा। याद रखिएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होगा, सूट फॉर डैमेजेस। ठीक, तो अब बी जो है ए के खिलाफ एक मुकदमा लाएगा सूट फॉर डैमेजेस, और उसमें 4 पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, यानी प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ। सबसे पहला कि ए ने बी के खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल किया। ठीक है, यानी द्वेषपूर्ण अभियोजन किया। अभियोजन क्यों किया? क्योंकि इशू प्रोसेस हुआ था, इसके खिलाफ ट्रायल चला था। अगर ट्रायल नहीं चलता, इशू प्रोसेस नहीं होता, तो अभियोजन नहीं माना जाता। पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्रिमिनल केस फाइल किया गया, ये विदाउट रिजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज से फाइल किया गया, यानी कि कोई भी युक्त कारण या संभाव नहीं था ये फाइल करने में। ठीक है, अब ए की मंशा है किस वजह से बी को फंसाया, क्या है बी, तो उसमें बाद में पता चल गया कि बी तो दोषी है ही नहीं, वो तो सी व्यक्ति जो ए का मोबाइल चुरा गया था, बी नहीं चुराया था। ठीक, तो बी अब कह सकता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन हुआ हमारे इसके खिलाफ, बी के खिलाफ, वो विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यानी कि बिना युक्त संभाव, ठीक है, और कारण का ये मुकदमा फाइल किया। ठीक, इससे फाइनली क्या हुआ कि बी का अपोटल हो गया उस प्रोसिक्यूशन, उस अभियोजन में। ठीक, और लास्ट में कह सकता है कि इसकी वजह से उसे डैमेजेस हुआ। डैमेजेस मतलब 3 प्रकार के डैमेजेस बी क्लेम कर सकता है। पहला तो ये कह सकता है कि इसका सोसाइटी में जो रेपुटेशन था उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया, दाग लगा है, उसके खिलाफ डैमेजेस ले सकता है। यानी कि जो रेपुटेशन है बी का, क्योंकि मानी बात है जब पुलिस इसके घर आई होगी, ठीक है, 1 साल तक लगातार मुकदमेबाजी हुआ, तो मानी बात है कि रेपुटेशन जो है उसका खराब हुआ कि चोरी का आरोप इस पर लगा, भले साबित नहीं हो पाया, लेकिन परेशान तो रहा, तो रेपुटेशन का वो डैमेज ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस ने कोई परेशान किया हो उसको बहुत ज़्यादा, बी को, तो वो लाइफ और लिबर्टी या लिम्ब अगर चोट पहुंची हो, दैहिक यानी पर्सन यानी बॉडी पे कोई चोट उड़ाई हो, उसका डैमेजेस। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम। हो सकता है कि पुलिस उसे डिटेन भी कर सकती है, डिटेन किया होगा। ठीक है, तो अगर पुलिस ने डिटेन कर रखा है तो राइट टू फ्रीडम का भी उल्लंघन हुआ है। यानी कि सबसे पहला है राइट टू रिपुटेशन, रिपुटेशन के खिलाफ। दूसरा राइट टू पर्सन यानी लाइफ, लिम्ब और लिबर्टी। और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कैसे डैमेजेस होगा इसका, कि सबसे पहली बात है कि 1 साल तक बंदा बी रेगुलरली कोर्ट जाता होगा, लॉयर फीस देता होगा, जो अदर एक्सपेंसेस वो देना पड़ता होगा। ठीक है, 1 साल तक लगातार कोर्ट जाना, ठीक है, क्योंकि एक सिटिंग में नहीं हुआ होगा, कई हियरिंग हुई होगी, उसके बाद ही फैसला आया है। ठीक है, तो हर बार उसे पेशेंट जाना पड़ता होगा, लॉयर्स की फीस देनी पड़ती होगी, आने जाने का खर्च, अगर कोर्ट से बहुत दूर है तो वहाँ आने जाने का खर्च पूरा इसको बेयर करना पड़ता होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई काम प्राइवेट कर रहा होगा तो सारा काम इसका रुका होगा। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो भी नुकसान हो, चाहे पैसे से हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से हो, चाहे वो लॉयर की फीस हो, आने जाने का खर्च हो, ठीक है, या तो जो ये काम कर रहा था उसकी वजह से काम रुका, ठीक है, या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस काम को सुपर्द किया होगा, उसका खर्चा, तो सारे खर्चे जो जान के वो राइट टू प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। यानी कि सूट फॉर डैमेजेस में राइट टू रिपुटेशन, ठीक, राइट टू पर्सन एंड राइट टू प्रॉपर्टी, तीनों का वो ए से मांग कर सकता है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर कहलाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और उसके क्या उपचार है। ठीक है फ्रेंड, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को याद रखिएगा, किसी भी मामले में द्वेषपूर्ण अभियोजन को साबित करने के लिए ये आपका 4 चीज़ होना बहुत जरूरी है। आई रिपीट अगेन, 4 चीज़ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि प्रोसिक्यूशन है जो फाइल किया गया वो मैलिशियस था, बिना रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज का फाइल किया गया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि ये जो प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ इसका परिणाम क्या हुआ, अपोटल हो गया। ठीक है, और इससे उनको डैमेजेस हुआ जिसके खिलाफ फाइल किया गया था। डैमेजेस 3 प्रकार का, या तो रिपुटेशन का, पर्सन का या प्रॉपर्टी का। ठीक है सर, तो ये है पूरा एक द्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित आपके समक्ष फैक्ट, यानी
प्रोविजन, प्रावधान कह सकते हैं, हालांकि ये कहीं इसके लिए कोई बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है जो फैक्ट एंड इशू पर डिपेंड है। अब हम आगे आपको बताएंगे, एक प्रॉब्लम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि म्युनिसिपल प्रोसिक्यूशन कैसे इंस्टीट्यूट होता है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिटन फॉर्म में आएगा आपके समक्ष, वो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपके सामने पहले प्रॉब्लम आएगा, फिर सोल्यूशन आएगा और 2 केस लॉ आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं और प्रॉब्लम सोल्यूशन अभी रिलेटेड केस लॉ को और अच्छे से म्युनिसिपल प्रोसिक्यूशन को समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्लेंटिफ यानी वादी, जो कि खाद्य सामग्री का व्यापारी है और समाज में उसकी काफ़ी इज्जत है, ठीक है, लेकिन एक फूड इंस्पेक्टर है उस एरिया का, उससे उसकी खटपट हो जाती है, कुछ द्वेष भावना आ जाती है और फूड इंस्पेक्टर ने एक सेक्शन 7 होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक सामग्री अधिनियम 1955 के अंतर्गत सेक्शन 7 में उस वादी को एक फर्जी मामले में फंसा दिया और जिसकी वजह से प्लेंटिफ को अरेस्ट कर लिया गया और 7 दिन तक ट्रायल चलने से पहले उसे डिटेन कर लिया गया, ठीक है। फाइनली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो मुकदमा चला और वो अक्विट हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो मुकदमा चला और अक्विटल हो गया, फॉल्स प्रोसिक्यूशन लगाया गया, ठीक, तो इसके खिलाफ उस प्लेंटिफ जो अग्रीव व्यक्ति था, व्यापारी जो था, उसने सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया कि फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ, खासकर राज्य के खिलाफ, कि हमें क्षतिपूर्ति दी जाए, जो 7 दिन तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, ठीक है। तो अब राज्य ने ये अपना डिफेंस लिया कि सिंस जो है फूड इंस्पेक्टर ने काम किया है तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है और मेरे पर कोई विकारियस लायबिलिटी यानी कि प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि जो दूसरे के बदले काम करे उसका दायित्व हमारा नहीं बदला, फूड इंस्पेक्टर ने किया है, आप उनसे लीजिए। तो ये सवाल है कि क्या राज्य अपने फूड इंस्पेक्टर की गलतियों की वजह से क्या प्लेंटिफ को क्षतिपूर्ति करेगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जवाब ये है कि राज्य अपने स्टाफ यानी कि जितने भी इनके सर्वेंट हैं उसके लिए वो विकारियस लायबल है, यानी प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फूड इंस्पेक्टर की गलतियों की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई करे और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आगे 2 केसेस है उसके माध्यम से बताना चाहेंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। एन नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस आंध्र प्रदेश 1994 सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी यानी कि संप्रभुता और गैर संप्रभुता के फंक्शन को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है, यानी कि अब वो ख़त्म कर दिया है और ये कह दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस नागरिक को हर्जाना दे, उसकी क्षतिपूर्ति करे जिसकी स्टाफ की वजह से और उनकी स्टाफ की यानी उनके सर्वेंट की गलती की वजह से अगर किसी नागरिक को भुगतना पड़ा है तो राज्य उस भरपाई को पूरा करेगा। दूसरा केस है आंध्र प्रदेश वर्सेस रामाकृष्णा रेड्डी 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो पुरानी जो कहावत है मैक्सिम के माध्यम से कि क्राउन या किंग या राजा कभी गलती नहीं करता और क्राउन जो है वो कोई भी टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए जवाबदेही उनकी नहीं बनती है। तो उन्होंने ये हेल्ड किया कि भारतीय नियम में जूरिस्प्रूडेंस में ये अब इन्वॉल्व या वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारें बनती हैं वो पब्लिक द्वारा चुनी जाती है और वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वही सरकार बनाते हैं। इसलिए हमारे संविधान के अनुसार अगर उनके या उनके स्टाफ द्वारा कोई गलती अगर होती है तो वो
गलती की भरपाई के लिए वो सरकार जिम्मेदार होगी, भले ही उसके स्टाफ ने क्यों ना की हो। That's it friend. Thanks for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम नए प्रॉब्लम के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।